अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिस्टम ऑफ जनरेटर्स एंड रिलेशंस इन अ ग्रुप। अभी तक हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, सब ग्रुप्स पढ़े हैं, फिर उसके बाद हमने रिलेशंस इन ग्रुप्स पढ़े, उसमें होमोमॉर्फिज्म वगैरह देखा, एपिमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कैलिस थ्योरम देखा। अब इसके बाद हमारे पास है सिस्टम ऑफ जनरेटर्स एंड रिलेशंस इन अ ग्रुप। बेसिकली जो भी हम जितने भी ग्रुप्स की बात करते हैं, हर ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ जनरेटर्स भी होते हैं और कुछ ना कुछ उसके रिलेशंस भी होते हैं। हर ग्रुप के लिए जनरेटर्स भी होते हैं और रिलेशंस भी होते हैं जो उस ग्रुप को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे सपोज़ आपको कोई कुछ जनरेटर्स दे दिए जाएं और साथ में कुछ रिलेशंस दे दिए जाएं, कहा जाए कि ग्रुप के एलिमेंट्स जो है ना वो उससे बनाएं। सपोज़ मैं कहती हूँ कि आपको दिया जाता है कि एक दो एलिमेंट्स दे दिए गए ए बी, साथ में आपको ये रिलेशन दे दिए गए कि ए क्यूब इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आपको कहा जाता है कि ये ए बी, आपको दो एलिमेंट्स दे दिए गए, साथ में ये कहा गया कि ए क्यूब इक्वल टू ई है, बी स्क्वायर भी इक्वल टू ई है, ए बी स्क्वायर भी इक्वल टू ई है। तो वो कहते हैं इसको यूज़ करते हुए ग्रुप के एलिमेंट्स निकालें। यानी कि उसने आपको एक दे दिया, जनरेटर्स दे दिए, ये दो एलिमेंट्स जो हैं कि जनरेटर्स कहला रहे हैं, साथ में उसने आपको रिलेशंस दे दिए। इन दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन दे दिया कि उसने कहा आपको एक जनरेटर्स दे दिए गए, रिलेशंस दे दिए गए, इससे ग्रुप निकालें। अब अगर आपने इससे ग्रुप निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? पहले तो ये कि जनरेटर्स से अब एक तो ये था कि यहाँ से अगर आपने एलिमेंट्स निकालने हैं, आप किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर आप देखें कि ए और बी से ये जनरेट हो रहे हैं तो ग्रुप के एलिमेंट्स ए और बी तो इटसेल्फ लाजमी होंगे। ये कैसे पता चलता है ये भी मैं आपको आगे डेफिनेशन बताऊंगी। स्टार्ट मैंने एग्जांपल्स इसलिए करवाया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ये दो एलिमेंट्स आ गए ए और बी। अब वह कहता है कि यहाँ से देखें ए और बी दो एलिमेंट्स तो आ गए हैं, हमें पता है कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप में एनी टू एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लाजमी होता है। अगर ये दो एलिमेंट्स ग्रुप के हैं तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट भी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगा। वो किसके इक्वल आएगा? ए बी के। अब इनका इन्वर्स भी इसके अंदर आएगा। अब आप देखें कि ए का इन्वर्स क्या है। आपके पास रिलेशन गिवन है ए क्यूब इज इक्वल्स टू ई, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि ए स्क्वायर इक्वल है ए इन्वर्स के। तो इसका मतलब क्या है कि ए का इन्वर्स इक्वल है ए स्क्वायर के, तो इसका ए का इन्वर्स भी इसके अंदर आएगा, तो वो ए स्क्वायर हो गया। सिमिलरली बी का इन्वर्स यहाँ से देखिए आपके पास है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, तो बी का इन्वर्स जो है ना वो बी ही के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? बी का इन्वर्स बी ही है, तो वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब जो है आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर ऐसे ही आएगा। अब देखें क्या रह गया, आपने ए का इन्वर्स भी निकाल लिया, बी का इन्वर्स भी निकाल लिया, ए बी का इन्वर्स यहाँ से निकाल के देखें वो इटसेल्फ ए बी ही आ जाएगा, वो भी इसके अंदर मौजूद है। ए स्क्वायर का इन्वर्स अगेन ए है, ई का इन्वर्स इटसेल्फ ई होता है। और अब आपने क्या देखना है कि क्या हर एलिमेंट का एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट इसमें मौजूद है। आपने देखा ए और बी का प्रोडक्ट वो इसमें है। ए स्क्वायर ए क्यूब होता है, वो इक्वल होता है ए क्यूब इज इक्वल्स टू ई के, वो आपने ये साथ लिख लिया हुआ है। उसके बाद आप देखें बी ए बी, इसको चेक करके देखें इसका आंसर क्या आता है। अब अगर आप देखें ए बी, आपके पास ए बी इक्वल है ए बी इनवर्स के, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? बी ए बी इनवर्स, यहाँ से बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ए इनवर्स और ए इनवर्स आपको पता है इक्वल है ए स्क्वायर के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? ए स्क्वायर, वो अगेन आपके पास मौजूद है। अब आप क्या करें? बी ई, वो भी बी के इक्वल है। अब क्या रह गया? अगर आप देखें आप बी ए स्क्वायर करें या ए स्क्वायर बी करें तो वो आपके पास इसमें मौजूद नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप सारे हर एलिमेंट का एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट लेके देखें, वो किसी न किसी तरह वही फॉर्म बन जाएगी जो उसके अंदर आ रही है। सिर्फ आपके पास जो नहीं बनेगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर बी, तो आपने वो भी लिख लिया। तो इसका क्या मतलब है कि दो एलिमेंट्स आपको गिवन थे, ये रिलेशंस आपको गिवन थे, एक तो आप वही दो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, दूसरा फिर जो जो एलिमेंट्स आते जाते हैं उनके मज़ीद प्रोडक्ट ले लेके जो प्रोडक्ट आते जाते हैं वो ऐड करते जाते हैं। क्योंकि हम एक ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप में एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि जो दो एलिमेंट्स ग्रुप में मौजूद है उनका प्रोडक्ट भी ग्रुप में होगा। और हम ये देखते हैं कि क्या हर एलिमेंट जो ग्रुप में मौजूद है उसका इन्वर्स इसके अंदर है। ये दो चीज़ें यूज़ करते हुए हम इनसे जो है इन रिलेशंस से और इन एलिमेंट्स की मदद से एक ग्रुप जनरेट कर लेते हैं, ग्रुप बन जाता है।
तो इस केस में ये दो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप, और ये क्या कहलाते हैं, डिफाइनिंग रिलेशंस ऑफ द ग्रुप। अब ये तो था कि अगर आपको जनरेटर्स गिवन हो और रिलेशंस गिवन हो तो फिर आप ग्रुप कैसे निकालते हैं। एक ये कि अगर आपके पास ग्रुप गिवन है तो आप उसके जनरेटर्स कैसे निकाल सकते हैं। कि अगर आपको एक ग्रुप गिवन है, सपोज़ यही ग्रुप अगर गिवन है, उसने आपने इसके बैक जनरेटर्स निकालने हैं, तो आप वो जनरेटर्स कैसे निकाल सकते हैं कि इसके कौन कौन से, इस ग्रुप के कौन कौन से जनरेटर्स हैं, कि कौन से दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस ग्रुप को जनरेट कर देते हैं। तो उसके लिए, या हम इसका कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं जनरेटर्स का, उसके लिए हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख रहे हैं। वो कहता है लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। वो कहता है लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। उसने जी का एक सबसेट ले लिया, एक्स सब ग्रुप नहीं है, वो सिंपली सबसेट ले रहा है, एक्स उसने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। वो कहता है सच अ सबसेट इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स। आप ग्रुप में से एनी सबसेट उठा लें तो वो क्या कहलाता है, वो कम्प्लेक्स कहलाता है। उसके बाद वो कहता है द इंटरसेक्शन के ऑफ ऑल सब ग्रुप्स। अब आपने फ़िलहाल एक्स जो है वो सबसेट ऑफ जी ले लिया। उसके बाद आप जी के ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स उठा लें, जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं जी के वो सब ग्रुप्स उठा लें, लेकिन वो वाले सब ग्रुप्स जो एक्स को कंटेन कर रहे हों। आपने जी का सबसेट लिया है एक्स, अब आपने जी के वो सब ग्रुप्स लेने हैं जिसमें एक्स आ रहा हो, जो एक्स को कंटेन करते हुए सब ग्रुप्स। वो कहता है द इंटरसेक्शन के ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी विच कंटेन दी सेट एक्स। वो वाले सारे सब ग्रुप्स जो एक्स को कंटेन कर रहे हैं, उन सब ग्रुप्स का अगर आप इंटरसेक्शन लें, उसको वो के का नाम दे रहा है। अब वो क्या कह रहा है, सपोज़ मैं कहती हूँ C1 C2 C3, ये वो सब सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं इस जी के जिसके अंदर ये एक्स आ रहा है। तो वो क्या कहता है, इन सब का जब इंटरसेक्शन लें, C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3, तो इक्वल्स टू उसको वो के ले रहा है। इन सब का वो कहता है एक्स को कंटेन करते हुए सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन जो आप लेंगे वो एक सब ग्रुप होगा जो कि इस एक्स से जनरेट हुआ होगा। तो हम क्या कहेंगे कि के वो सब ग्रुप होगा जो एक्स से जनरेटेड बाय एक्स है। हमने फ़िलहाल सब ग्रुप को जनरेट करना सीखा है कि किसी ग्रुप जी का कौन सा सब ग्रुप है जो किसी गिवन सेट से जनरेट हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर हम कोई सेट एक्स ले लेते हैं जी में से सब सेट, तो उस एक्स से जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो सब ग्रुप किस तरह का होगा, वो इंटरसेक्शन होगा उन सब ग्रुप्स का जो एक्स को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो बात हमें पता चली है वो ये थी कि कोई सब ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप इस सेट एक्स से जो सब ग्रुप इस एक्स से जनरेट हो रहा है वो सब ग्रुप किस टाइप का होगा। यहाँ तक हमें पता चल गया कि कैसे जनरेट हो रहा है। अब वो कहते हैं कि अगर यही सब ग्रुप्स इस एक्स से जो सब ग्रुप जनरेट हो रहा है, अगर वो सब ग्रुप पूरे का पूरा जी के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एक्स है ये जी के लिए जनरेटिंग सेट है। यानी कि ये देखिए उसने यही बात नीचे लिख दी है। वो कहता है इफ़ दी सब ग्रुप के, ये सब ग्रुप के कोइंसाइड्स विद द ग्रुप जी, अगर ये सब ग्रुप एग्जैक्टली इक्वल टू जी हो गया, देन एक्स इज द सिस्टम ऑफ जनरेटर्स फॉर जी। तब ये जो सेट एक्स था वो कहता है देन एक्स इज़ द सिस्टम ऑफ जनरेटर्स फॉर जी एंड जी इज़ सेट टू बी जनरेटेड बाय एक्स। जो वो कहते हैं एक्स इज़ एन इरेड्यूसिबल सिस्टम। ये हम बाद में देखेंगे, इससे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ इसकी एग्जांपल दें, मैंने क्या लिया, मैंने C4 ले लिया। मैंने C4, हमें पता है कि हम कैलस टेबल में C4 को ऐसे जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन था, उसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए। मैं अब C4 के ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने C4 के ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स देख लिए कि यहीं से इसी टेबल से पता चल जाएगा। मैं देख रही हूँ कि अगर मैं 1 - 1 जो है एज अ सब ग्रुप डील करती हूँ तो 1 - 1 के अंदर ये इतना पार्ट आता है। अब देखें इसके इतने पार्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, मतलब अगर मैं 1 - 1 ये लूँ तो ये एक सब ग्रुप होगा। लेकिन अगर मैं 1 अयोटा और इधर से 1 अयोटा और 1 अयोटा को देखूँ तो मेरे पास 1 अयोटा अयोटा -1। अब 1 अयोटा इस सेट में अगर मैं 1 अयोटा सेट लेती हूँ तो इसमें -1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके टेबल में -1 इंक्लूड हो जाता है, मतलब ये सब ग्रुप नहीं है। तो मैंने इस टेबल को देखते हुए ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स देख लिए। आपने खुद से चेक कर लेना है कि इसमें से कौन कौन से ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स कौन कौन से बनते हैं। तो जब मैंने इसके सब ग्रुप्स देखे तो मेरे पास क्या आया, एक तो ये सब ग्रुप बनता है, एक ये सब ग्रुप बनता है, और एक पूरे का पूरा इटसेल्फ। ये दो तो जो है ये ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप है और एक होल ग्रुप है।
सिर्फ प्रॉपर सब ग्रुप यही एक बना है जो 1-1 है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कोई और सब ग्रुप नहीं बन रहा। तो ये ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स हो गए C4 के। अब मैं उस डेफिनेशन के मुताबिक मैं C4 में से एक सबसेट ले रही हूँ X। पहले मैं वो एक एलिमेंट ले लेती हूँ 1। मैं एक एलिमेंट पर मुश्तमिल एक सेट लेती हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या ये X जो है ये पूरे के पूरे C4 को जनरेट करता है। कैसे पता चलेगा कि ये पूरे C4 को जनरेट करता है या नहीं? मैं इसके वो सारे सब ग्रुप्स ले लूँगी जो इस X को कंटेन कर रहे हों। अब मुझे पता है कि इसके तीनों सब ग्रुप्स X को कंटेन करते हैं, तो मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लूँगी। लेकिन इन तीनों का इंटरसेक्शन तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो जिस सब ग्रुप को इस सब ग्रुप को, इसका मतलब है कि X सिर्फ इसी सब ग्रुप को जनरेट करता है, वो पूरे C4 को जनरेट नहीं करता। लेकिन फिर मैं दूसरे केस में क्या करती हूँ, मैं एक X सेट ले लेती हूँ अयोटा के इक्वल। इस अयोटा के इक्वल एक सेट ले लेती हूँ। मैं क्या चेक कर रही हूँ कि ये अयोटा जो है, अब मैं चेक करूँगी कि मैं यहाँ से वो वाले सब ग्रुप्स लूँ जो इस X को यानी कि अयोटा एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं। तो ये दोनों तो कंटेन करते नहीं हैं, सिर्फ एक यही सेट है जो इस अयोटा को कंटेन कर रहा है। तो जब ये कंटेन कर रहा है, इसका इंटरसेक्शन हमने वो सारे सब ग्रुप्स लेने होते हैं जो X को कंटेन कर रहे हों, फिर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हमारे पास सिंगल 1 है तो हमें इंटरसेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या आ जाएगा, यही वो सब ग्रुप आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, जो इस X से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है वो ये है। यानी कि ये सब ग्रुप, ये वाला सबसेट एक ऐसा सबसेट है जो पूरे के पूरे C4 को जनरेट कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि ये सेट क्या है, C4 के लिए जनरेटिंग सेट है। यहाँ से हमने अभी तक क्या सीखा है कि जनरेटिंग सेट क्या होता है। हमने इस डेफिनेशन को, जो भी मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन बताई थी कि आप G में से एक सबसेट X उठा लेते हैं, फिर वो सारे के सारे सब ग्रुप्स ले लेते हैं जो X को कंटेन कर रहे हों, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। जो इंटरसेक्शन आता है वो X का जनरेटिंग सब ग्रुप होता है। तो यहाँ से आपने यही किया, आपने ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स ले लिए। फिर आपने क्या किया, आपने एक सेट X ले लिया। उस X को आपने देखा कौन कौन से सब ग्रुप्स हैं जो X को कंटेन कर रहे थे, उन सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन लिया। वो X का जनरेटिंग सब ग्रुप था। इस X के केस में ये सब ग्रुप आया, लेकिन इस X के केस में पूरा C4 आया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो X, ये जो हमने सबसेट लिया था, ये C4 के लिए जनरेटिंग सबसेट है। तो हमें इस वे में जनरेटिंग सबसेट मिल गया। ये मैंने डेफिनेशन अप्लाई करना सिखाई है। अब ये तो था, अभी हमने इसके पहले एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने क्या किया था, जनरेटर्स दिए हुए थे साथ में। अब ये यहाँ तक हमें सिर्फ जनरेटर्स मिले हैं, रिलेशंस नहीं मिले। हमें इस सेट के जनरेटर मिला है, इस सेट का रिलेशन नहीं मिला। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि बेसिकली ये सेट जो है ना, ये सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होता है। ये जो ग्रुप है ये सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होता है, और इसके जो सबसेट्स हैं वो क्या होते हैं, एक्स पावर, हमारे पास एक्स सच डैट एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, और इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है। हर एक ग्रुप का कोई ना कोई जनरेटर्स होते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशंस भी होते हैं। आप ग्रुप को इस वे में भी लिख सकते हैं और ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन इस वे में भी हो सकती है, जिसमें इसके एलिमेंट्स बताए हुए हों। एक तो ये बताया हो कि जिस एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा है, और साथ में रिलेशंस बताए हुए हों कि जो उसके डिफाइनिंग रिलेशंस हैं। तो ग्रुप को इस वे में भी लिख सकते हैं और इस वे में भी लिख सकते हैं। फिर वो कहता है आगे, वो कहता है अ कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस, वो इन इक्वेशंस की बात कर रहा है। अ कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस विच होल्ड इन अ ग्रुप G इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग रिलेशंस, इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग रिलेशंस। जैसे हमने अभी इस वाले ग्रुप, जब इस वाले की एग्जांपल ली, अभी मैंने आपको कहाँ करके बताया है, जब हमने इस वाले की एग्जांपल ली तो हमने ये वाले सारे डिफाइनिंग रिलेशंस थे, ये सारे के सारे ग्रुप के क्या थे, डिफाइनिंग रिलेशंस थे। तो यहाँ वो डेफिनेशन में यही बता रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस विच होल्ड इन अ ग्रुप G इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग रिलेशंस इफ़ एवरी रिलेशन इन G इज़ डिराइवेबल फ्रॉम दीज। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि वो कहता है कि ये देखिए हमने क्या किया था, एवरी रिलेशन इन G, एवरी रिलेशन का मतलब क्या है कि इनकी मदद से हम ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। इन रिलेशन से ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो इन रिलेशंस से डिराइव हो जाते हैं। अगर सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स इन रिलेशंस से डिराइव हो जाते हैं तो फिर ये ग्रुप के लिए क्या कहलाते हैं, डिफाइनिंग रिलेशंस कहलाते हैं।
तो हमें क्या पता चला, अगर इस वे में भी गिवन हो तो हम ग्रुप के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, और अगर ग्रुप के एलिमेंट्स गिवन हो तो हम उससे जनरेटिंग सेट निकाल सकते हैं। फ़िलहाल हमने डिफाइनिंग रिलेशंस निकालना नहीं सीखा, हमने सिंपली क्या सीखा, अगर ग्रुप गिवन हो तो उससे हम जनरेटिंग सेट निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है कि अगर ये जो सेट है जिससे ग्रुप जनरेट हो रहा है S3 हमने देखा S3 जो है वो 2 एलिमेंट्स से जनरेट हो रहा है, तो ये जो 2 एलिमेंट्स जिनसे ये जनरेट हो रहा है, ये S3 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है आपकी, बल्कि एक असाइनमेंट भी है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से S3 के सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख लेने हैं, इधर लिख लेने हैं, और आपने यहाँ पे इसका पूरा टेबल कैलस टेबल बनाना है, और आपने बना के देखना है कि इसमें एलिमेंट्स क्या ये ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, क्या ये एलिमेंट्स ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करें, इन्वर्स की, आइडेंटिटी की, एसोसिएटिविटी, और ये सारी चीज़ें आप ये चेक करके देखें कि क्या ये ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह से एलिमेंट्स रख लें, A² और AB एंड A² भी। इसी तरह यहाँ पर भी ये सारे रखें, और आपने इनको मल्टीप्लाई करते वक्त जो रिलेशंस यूज़ करने हैं वो ये रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए आपने देखना है कि मल्टीप्लाई करके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पुट करें। जो सपोज़ ए बी को यहाँ से A उठा रहे हैं, यहाँ से AB उठा रहे हैं, तो आप A इंटू AB लिखें, A² B के इक्वल आ जाएगा। या आप A² B कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A³ B। आपको पता है कि A³ आइडेंटिटी के इक्वल है, यहाँ से एग्जैक्टली इक्वल टू B आ जाएगा। तो इस तरह से इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए ये टेबल पूरा करें और मुझे बना के दिखाएं कि क्या ये कैलस टेबल बनता है। कैलस टेबल ये ग्रुप की कंडीशन से सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं इस ग्रुप पे। और दूसरी बात ये तो हो गया एक ग्रुप का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, इसको आपने लाजमी बना के देखना है। दूसरा जो है ना, हम अब इसके बाद क्या है कि एक डेफिनेशन है फाइनाइटली जनरेटेड की और इनफाइनाइटली जनरेटेड की। वो कहता है कि अगर एक ग्रुप जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जनरेट हो रहा हो, जैसे हमने देखा ये S3 जो है ये 2 एलिमेंट्स से जनरेट हो रहा था, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जनरेट होता है, तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप फाइनाइटली जनरेटेड है। लेकिन अगर कोई ग्रुप जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जनरेट ना हो तो वो इनफाइनाइटली जनरेटेड होता है। अब एक चीज़ है, इसका कोई प्रूफ मैं फ़िलहाल नहीं करवाऊँगी, मैं जस्ट आपको एक रिज़ल्ट लिखवा रही हूँ। वो रिज़ल्ट क्या है कि ग्रुप ऑफ रैशनल्स जो है, ग्रुप ऑफ रैशनल्स अंडर एडिशन इज़ नॉट फाइनाइटली जनरेटेड। ग्रुप ऑफ रैशनल्स अंडर एडिशन इज़ नॉट फाइनाइटली generated. Group of rationals under addition is not finitely generated.